दोस्तों, जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई सर्विस लेते हैं, सोचते हैं इस पे क्या लग रहा है, इस पे तो जीएसटी लग रहा है। कभी हमने सोचा ये जीएसटी आया क्यों, क्या रीजन थे। पहले भी तो लगता था भाई, प्रोडक्ट पे आपका वैट लगता था, फिर एक्साइज ड्यूटी लगती थी, फिर आपका सर्विस टैक्स लगता था सर्विसेज के ऊपर। तो क्या जरूरत आन पड़ी कि सरकार को जीएसटी लाना पड़ा। क्या सरकार ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी या चीजों को सिंप्लीफाई करना चाहती थी। इसी चीज को समझने के लिए आज हम देखते हैं कि भाई जीएसटी आया तो आया क्यों है। चलो शुरू करते हैं आज एक जीएसटी इंट्रोडक्शन की यात्रा को। देखते हैं, लेट्स गो। जरा 2017 से पहले का वक्त सोचिए। भारत की जो इनडायरेक्ट टैक्स प्रणाली थी वो कई तरह के टैक्सों का एक जाल थी। हर राज्य के अपने अलग नियम, अपने अलग कानून। कारोबारियों और आम लोगों दोनों के लिए ही ये समझना बहुत मुश्किल था। ये जो लिस्ट है ना, ये उस उलझन की एक छोटी सी झलक भरा है। एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स और भी बहुत कुछ। सोचिए, एक ही सामान खरीदने या बेचने पर कई कई तरह के टैक्स लग सकते थे। इससे न सिर्फ कंफ्यूजन बढ़ता था बल्कि चीजों की कीमत भी। और फिर आया जीएसटी। इसका मकसद था इस पूरी भूल भुलैया को खत्म करना, इन सारे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सों को हटाकर एक सिंगल यूनिफाइड टैक्स बनाना, जिसे हम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स कहते हैं। एक देश एक टैक्स का जो आइडिया था वो यहीं से हकीकत बना। तो आज की हमारी बातचीत इन 5 हिस्सों में होगी। हम समझेंगे कि पुरानी टैक्स व्यवस्था में क्या दिक्कतें थी, फिर भारत के खास डुअल जीएसटी मॉडल को देखेंगे, इसके बाद क्रेडिट कैसे काम करता है ये जानेंगे, और आखिर में उस टेक्नोलॉजी को समझेंगे जो इस पूरे सिस्टम को चलाती है। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि जीएसटी को आखिर लाया ही क्यों गया, वो कौन सी बड़ी समस्याएं थीं जिन्हें हल करने के लिए इसे डिजाइन किया गया था। देखिए, पुरानी व्यवस्था की सबसे बड़ी खराबी थी कैस्केडिंग इफेक्ट, यानी टैक्स के ऊपर टैक्स लगना। मतलब एक मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दिया, फिर होलसेलर ने उस टैक्स लगी कीमत पर फिर से टैक्स दिया। इससे चीजें महंगी हो जाती थी। जीएसटी ने इसे खत्म किया और कहा कि टैक्स सिर्फ वैल्यू एडिशन पर लगेगा। साथ ही पहले सेंटर और स्टेट के टैक्स क्रेडिट अलग अलग थे, उन्हें आप एक दूसरे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। जीएसटी ने इन सबको जोड़कर एक स्मूथ क्रेडिट चेन बना दी। अब बात करते हैं भारत के जीएसटी ढांचे की सबसे खास बात की, इसका डुअल मॉडल। ये एक बहुत बड़ा सवाल था। भारत जैसा देश जहां केंद्र सरकार भी है और राज्य सरकारें भी, और दोनों को ही अपना काम चलाने के लिए रेवेन्यू चाहिए, वहां एक ऐसा टैक्स सिस्टम कैसे बने जो दोनों के लिए सही हो। इसका जवाब मिला डुअल जीएसटी मॉडल में। इसका मतलब बहुत सीधा है कि किसी भी सामान या सर्विस की बिक्री पर केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक साथ टैक्स लगाती हैं। भारत की फेडरल बनावट के लिए ये मॉडल सबसे फिट माना गया। इस टेबल से ये बात एकदम साफ हो जाती है। जब कोई खरीद बिक्री एक ही राज्य के अंदर होती है तो 2 टैक्स लगते हैं, सीजीएसटी यानी सेंट्रल जीएसटी जो केंद्र सरकार को मिलता है, और एसजीएसटी यानी स्टेट जीएसटी जो उस राज्य सरकार को मिलता है। लेकिन जब सौदा 2 अलग अलग राज्यों के बीच होता है तो सिर्फ एक टैक्स लगता है, आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे केंद्र सरकार कलेक्ट करती है। अब आते हैं जीएसटी के दिल पर, यानी इसके इनपुट टैक्स क्रेडिट या आईटीसी मैकेनिज्म पर। यही वो चीज है जो टैक्स पर टैक्स लगने से रोकती है। तो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है? इसे आसान भाषा में समझें तो कोई भी कारोबारी सामान बनाने या खरीदने में जो जीएसटी चुकाता है, उस चुकाए हुए टैक्स को वो अपनी फाइनल बिक्री पर लगने वाले जीएसटी से घटा सकता है। इससे पक्का हो जाता है कि टैक्स सिर्फ उस वैल्यू पर लगा जो उसने उस स्टेज पर जोड़ी है। इस पूरे फ्लो को देखिए। एक मैन्युफैक्चरर ने कच्चा माल खरीदा और उस पर जीएसटी दिया तो उसे उसका क्रेडिट मिल गया। फिर जब उसने तैयार माल होलसेलर को बेचा तो होलसेलर ने जो जीएसटी दिया उसे उसका क्रेडिट मिल गया। यही सिलसिला रिटेलर तक चलता है। आखिरकार टैक्स का पूरा बोझ सिर्फ फाइनल कंज्यूमर पर आता है, लेकिन हर स्टेज पर सिर्फ वैल्यू एडिशन पर ही टैक्स लगता है। तो आईटीसी का कॉन्सेप्ट तो सीधा है, लेकिन इस क्रेडिट को इस्तेमाल करने के कुछ बड़े खास और टेक्निकल नियम भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्रेडिट किसी भी टैक्स को चुकाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। नहीं, सरकार ने इसके लिए एक साफ और तय ऑर्डर बनाया है। एक प्राथमिकता तय की है कि पहले कौन सा क्रेडिट इस्तेमाल होगा। ये ऑर्डर समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले और हमेशा आईजीएसटी क्रेडिट ही इस्तेमाल होगा। पहले आईजीएसटी चुकाने के लिए, फिर भी बच गया तो सीजीएसटी के लिए, और फिर भी बच गया तो एसजीएसटी के लिए।
जब IGST क्रेडिट पूरा खत्म हो जाए तब जाकर CGST क्रेडिट की बारी आती है और सबसे आखिर में SGST क्रेडिट का नंबर आता है। और ये है क्रेडिट इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा गोल्डन रूल। CGST और SGST के बीच एक तरह की दीवार है। मतलब CGST के क्रेडिट से आप SGST नहीं चुका सकते और SGST के क्रेडिट से CGST नहीं चुका सकते। ये दोनों आपस में सेट ऑफ नहीं हो सकते। ये नियम केंद्र और राज्य के रेवेन्यू को अलग रखने के लिए बनाया गया है। अब सवाल उठता है कि ये इतना पेचीदा सिस्टम जिसमें करोड़ों लोग और अरबों के लेन देन शामिल हैं, आखिर चलता कैसे है? इसका जवाब छिपा है टेक्नोलॉजी में। इतने बड़े पैमाने पर डेटा और ट्रांजैक्शंस को संभालने के लिए एक बहुत ही मजबूत टेक्नोलॉजी की नींव चाहिए थी। तो क्या है वो शक्ति? इसका जवाब है GST कॉमन पोर्टल, जिसे GSTN यानी गुड्स एंड सर्विसेज नेटवर्क चलाता है। ये एक वेबसाइट www.gst.gov.in असल में टैक्स पेयर्स, केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के लिए एक कॉमन प्लेटफॉर्म का काम करती है। ये पोर्टल सिर्फ एक वेबसाइट से कहीं ज्यादा है। ये GST सिस्टम का डिजिटल दिमाग है। रजिस्ट्रेशन से लेकर रिटर्न फाइल करने तक, IGST को सेटल करने से लेकर पेमेंट को बैंकों से मैच करने तक और सरकारों को रिपोर्ट देने तक, हर एक काम यहीं से होता है। ये एक बहुत बड़ा, पूरी तरह से डिजिटल ऑपरेशन है। किसी भी टैक्स सिस्टम को समझना वैसे भी आसान नहीं होता। महान वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी तो मजाक में कहा था कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम इनकम टैक्स को समझना है। GST भी अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इसका डिजिटल ढांचा इसे पारदर्शी और बेहतर बनाने की एक बड़ी कोशिश है। अच्छा, इसके लिए थोड़ा सा पीछे चलना होगा, GST से पहले वाले दौर में। वो दौर जब किसी भी कारोबारी के लिए टैक्स फाइल करना किसी भूल भुलैया में भटकने से कम नहीं था। सेंट्रल एक्साइज, स्टेट वैट, सर्विस टैक्स, अरे ये तो बस कुछ नाम है। लिस्ट तो बहुत लंबी थी और हर टैक्स के अपने अलग नियम, अपनी अलग फाइलिंग। मतलब कारोबारियों के लिए कभी ना खत्म होने वाली सिरदर्दी थी। सच में एक जंजाल ही था। इस पुराने सिस्टम की जो सबसे बड़ी दिक्कत थी वो थी टैक्स पर टैक्स लगने की। इसे कहते हैं कैस्केडिंग इफेक्ट। चलिए इसे थोड़ा आसान भाषा में समझते हैं। कैस्केडिंग इफेक्ट का मतलब बड़ा सीधा था, टैक्स के ऊपर टैक्स। सोचिए, एक मैन्युफैक्चरर ने टैक्स दिया, फिर होलसेलर ने उस टैक्स समेत कीमत पर फिर से टैक्स दिया और फिर रिटेलर ने भी वही किया। इससे होता यह था कि हर कदम पर चीज महंगी होती जाती थी। ये देखिए, मैन्युफैक्चरर से होलसेलर और फिर रिटेलर तक सप्लाई चेन के हर एक पड़ाव पर टैक्स का बोझ बस जुड़ता ही चला गया। और नतीजा, हम आप जैसे आम ग्राहक तक पहुंचते पहुंचते सामान की कीमत आसमान छूने लगती थी। तो अब इस टैक्स पर टैक्स वाली समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए छोटे मोटे नियम बदलने से तो काम नहीं चलने वाला था। इसके लिए जरूरत थी एक बहुत बड़े कदम की, खुद हमारे देश के संविधान में एक बड़े बदलाव की। भारत का संविधान बिल्कुल साफ साफ कहता है कि कानून के अधिकार के बिना कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका मतलब ये था कि GST जैसा एक नया, एक जैसा टैक्स लाने के लिए सबसे पहले संविधान को ही बदलना पड़ेगा। देखिए, GST से पहले टैक्स लगाने की जो पावर थी वो केंद्र और राज्यों के बीच साफ साफ बटी हुई थी। कोई एक ऐसा टैक्स लाना जिसे दोनों लगा सकें, इसके लिए इस शक्ति के बंटवारे को ही बदलना पड़ा। और फिर वो बड़ा बदलाव आया 101वें संविधान संशोधन के तौर पर। यही वो ऐतिहासिक कदम था जिसने GST के लिए दरवाजे खोले और केंद्र और राज्यों को एक साथ मिलकर टैक्स लगाने का अधिकार दिया। तो इस ऐतिहासिक बदलाव का व्यापारियों पर आखिर असर क्या हुआ? आइए अब सीधा उस पर आते हैं कि GST ने उनके लिए काम को कैसे आसान, सस्ता और बेहतर बना दिया। अब आता है GST का सबसे बड़ा गेम चेंजर, इनपुट टैक्स क्रेडिट। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर किसी कारोबारी ने सामान बनाने के लिए कच्चा माल खरीदते वक्त टैक्स चुकाया है, तो फाइनल प्रोडक्ट बेचते समय उसे वो टैक्स वापस मिल जाता है। मतलब अब टैक्स सिर्फ मुनाफे पर या वैल्यू एडिशन पर लगता है। और इसका नतीजा क्या हुआ? टैक्स पर टैक्स का जो सिलसिला था वो खत्म हो गया। अब क्रेडिट बहुत आसानी से एक स्टेट से दूसरे स्टेज पर पास हो जाता है, जिससे पूरी सप्लाई चेन पर टैक्स का बोझ लगभग ना के बराबर रह जाता है। व्यापारियों के लिए तो ये एक बहुत बड़ा सुकून था। सोचिए, कहाँ पहले हर अलग टैक्स के लिए अलग अलग रजिस्ट्रेशन और रिटर्न भरने पड़ते थे और कहाँ अब सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन और एक ही रिटर्न से काम चल जाता है और सब कुछ एक कॉमन ऑनलाइन पोर्टल के जरिए ऑटोमेटिक हो गया। कुल मिलाकर कारोबारियों के लिए इसका मतलब है
कम कागजी कार्रवाई, कम लागत और ज्यादा समय अपने असली काम पर यानी बिजनेस पर फोकस करने का। और पूरे देश में एक जैसे नियम होने से व्यापार करना अब पहले से कहीं ज्यादा आसान हो गया है। लेकिन एक सवाल उठता है कि इतने बड़े जीएसटी सिस्टम को चलाता कौन है? इसके नियम कौन बनाता है? तो इसका जवाब है जीएसटी परिषद, जो इस पूरे सिस्टम का गवर्निंग इंजन है। जीएसटी परिषद का गठन सीधे संविधान के तहत हुआ है। ये एक ऐसा फोरम है जहां केंद्र और सभी राज्य सरकारें मिलकर जीएसटी से जुड़े सारे फैसले लेती हैं। इसकी जो बनावट है वो भारत के सहकारी संघवाद का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। देखिए, केंद्र के वित्त मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं और हर राज्य के वित्त मंत्री इसके सदस्य, यानी हर फैसले में देश के हर कोने की आवाज शामिल होती है। और यहां फैसले लेने का तरीका भी बड़ा दिलचस्प है। केंद्र के वोट का वजन है 1/3, जबकि सभी राज्यों को मिलाकर वजन है 2/3। ये बैलेंस बनाना बहुत जरूरी था। किसी भी फैसले को पास करने के लिए 75% बहुमत की जरूरत होती है। इसका मतलब साफ है, न तो केंद्र अकेले कोई फैसला थोप सकता है और न ही सारे राज्य मिलकर। सबको साथ आना ही होगा। इससे एक बैलेंस्ड टैक्स सिस्टम बनता है। तो हमने व्यापारियों के फायदे और जीएसटी काउंसिल की बनावट तो समझ ली। अब जरा एक कदम पीछे हटकर बड़ी तस्वीर देखते हैं कि कैसे जीएसटी पूरे भारत को एक मार्केट, एक बाजार बना रहा है। देखिए, जीएसटी का जो सबसे बड़ा सपना था वो भारत को एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार बनाना था। राज्यों के बीच की जो आर्थिक सरहदें थीं, उनको हटाकर इसने पूरे देश को व्यापार के लिए एक बड़े मैदान में बदल दिया है। और यही जीएसटी की खूबसूरती है, इसमें सबके लिए कुछ ना कुछ है। जब इंडस्ट्री पर टैक्स का बोझ कम होता है तो इकोनॉमी को रफ्तार मिलती है। छोटे व्यापारी अब बिना किसी रोक टोक के पूरे देश में अपना सामान बेच सकते हैं और इसका सीधा फायदा आम नागरिक को मिलता है, क्योंकि सामान और सेवाएं सस्ती हो सकती हैं। हम सब ने अपने बिल पर इन अक्षरों को देखा है ना? पर कभी सोचा है कि कभी-कभी तो 2-2 टैक्स दिखते हैं और कभी बस एक? आखिर चक्कर क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, हमारी जेब पर इसका क्या असर होता है? चलो आज इसकी तह तक चलते हैं। और पता है, इसे समझने का सबसे मजेदार तरीका क्या है? पिज्जा। हाँ, सही सुना। ये जो टैक्स का पूरा जाल है ना, इसे हम पिज्जा से समझेंगे। और यकीन मानिए, जब तक ये बातचीत खत्म होगी, जीएसटी आपके लिए पिज्जा ऑर्डर करने जितना ही सिंपल हो जाएगा। तो ऐसा सोचिए कि जीएसटी एक तरह की टैक्स टॉपिंग है जो आपके पिज्जा पर लगती है। आप कुछ भी खरीदे, ये टॉपिंग तो लगनी ही है। असली सवाल ये है कि इस टॉपिंग का हिस्सा आखिर जाता किसको है, सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को? बस यहीं से सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी की पूरी कहानी शुरू होती है। तो अब कहानी में 2 सिचुएशन है। पहली, आप अपने ही शहर के किसी बढ़िया से रेस्टोरेंट से पिज्जा मंगवाते हैं। दूसरी, आप किसी दूसरे राज्य के किसी फेमस पिज्जा चेन से ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। बस इन्हीं दोनों सिचुएशन में ये टैक्स वाली टॉपिंग अलग अलग तरीके से बंटती है। तो फिर ये टैक्स वाली टॉपिंग बनती कैसे है? इसका पूरा का पूरा हिसाब इस बात पर टिका है कि पिज्जा बिका कहाँ है, राज्य के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में। चलिए इस बंटवारे को और गहराई से समझते हैं। अब देखिए, सारा खेल यहीं पर है। मान लीजिए आपने अपने ही शहर से पिज्जा मंगाया, तो जो टैक्स टॉपिंग है ना, वो 2 बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगी। आधा मतलब सीजीएसटी जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और बाकी आधा यानी एसजीएसटी जाएगा आपकी स्टेट गवर्नमेंट को। मतलब अगर 18% टैक्स है तो 9% केंद्र का, 9% राज्य का। सिंपल। पर अगर पिज्जा किसी दूसरे राज्य से आ रहा हो तब क्या? तब कोई झगड़ा ना हो, इसलिए एक ही टैक्स लगता है, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड जीएसटी। ये सारा पैसा पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाता है और फिर वो उसमें से उस राज्य को हिस्सा देती है जहां पिज्जा पहुंचा है। देखा कितना आसान है? ये सिस्टम आज जितना आसान लग रहा है ना, इसे बनाने में उतना ही ज्यादा टाइम लगा। ये जो एक देश एक टैक्स वाली पिज्जा रेसिपी है, ये कोई रातों रात नहीं बन गई। इसके पीछे कई सालों की मेहनत और ढेर सारी बहसें हैं। सोचिए, इसकी कहानी शुरू हुई थी साल 2000 में, जब पहली बार इसका आइडिया सामने आया, और फिर करीब 17 साल लग गए। इन 17 सालों में कितने ही बदलाव हुए, बहसें हुईं, और फिर जाकर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी पूरे भारत में लॉन्च हुआ। यह हमारे देश के टैक्स सिस्टम के इतिहास में एक बहुत बड़ा दिन था। अच्छा, जैसे किसी रेस्टोरेंट के मेन्यू में कुछ स्पेशल आइटम्स होते हैं, वैसे ही जीएसटी के मेन्यू में भी कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर टैक्स के नियम थोड़े अलग हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं ये 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। फिलहाल इन्हें जीएसटी के मेन्यू से बाहर रखा गया है। इन पर जीएसटी कब लगेगा, इसका फैसला जीएसटी काउंसिल बाद में करेगी।
तब तक इन पर पुराने वाले टैक्स ही लग रहे हैं। और कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो जीएसटी की पार्टी में है ही नहीं, जैसे कि पीने वाली शराब, जिस पर टैक्स लगाने का पूरा अधिकार आज भी राज्यों के पास है। इसी तरह एंटरटेनमेंट टैक्स लगाने का हक भी लोकल बॉडीज जैसे कि नगरपालिका के पास ही है। और फिर आता है तंबाकू, जो एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड केस है। ये जीएसटी के अंदर तो है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट को इस पर अलग से एक्साइज ड्यूटी लगाने का भी अधिकार है। मतलब इस पर एक तरह से डबल टैक्स लग जाता है। तो अब अगली बार जब आप अपने बिल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी देखें, तो बस वो पिज्जा वाली टॉपिंग याद कर लीजिएगा जो केंद्र और राज्य के बीच बराबर बट रही है। और अगर सिर्फ आईजीएसटी दिखे तो समझ जाइएगा कि ये वो स्पेशल टॉपिंग है जो दूसरे राज्य से आए पिज्जा पर लगी है ना सिंपल। और असल में इस पूरी कवायद को मकसद यही था। पहले जो इतने सारे अलग अलग टैक्स होते थे, उनके जाल को हटाकर एक सिंपल सिस्टम बनाना, ताकि देश में व्यापार करना आसान हो और लोगों को कंफ्यूजन कम हो। तो अब एक बड़ा सवाल हमारे सामने है, इस जीएसटी मेन्यू में आगे क्या शामिल होना चाहिए? क्या पेट्रोल और डीजल को आखिरकार इस मेन्यू में जगह मिलेगी या कोई और चीज़? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय में हमारी इकोनॉमी की दिशा तय करेगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जीएसटी की कहानी? इसी तरह की इंटरेस्टिंग कहानियां भारत के इतिहास से लेके आपकी नॉलेज से को लेके अदर चीजों को लेके हम आपके पास आते रहेंगे। इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने बच्चों को, अपने बड़ों को और बूढ़ों को सबको बताइए। ये नया भारत है, नई नई कहानियां आपके लिए लाऊंगा। आपका दोस्त।